नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और मुद्दा गर्म की शुरुआत जो है आज हम करेंगे बिहार की राजनीति के साथ। बिहार की राजनीति जो हर वक्त कुछ ना कुछ नयापन दिखाती है और आज कुछ वैसी ही तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नए सियासी दाव की तरफ बढ़ चले हैं, यानी कि एक नया दरवाजा उनके लिए खुलने जा रहा है। राज्यसभा के सांसद बनने की तैयारी में है, उस रेस में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है, पहले सांसद फिर बड़े मुख्यमंत्री, अब एक बार फिर से सांसद बनने की होड़ और दौड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल नामांकन जो है वो भर दिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों से तमाम उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, चाहे बाकी विपक्षियों की हम बात कर ले, और हर किसी का यही कहना कि इस राज्यसभा टिकट के साथ यहां पर नीतीश कुमार के युग के अंत की एक तरह से बीजेपी ने शुरुआत कर दी है। और ऐसा भी तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो पटकथा जो लिखी गई थी वो आज से नहीं, वो चुनाव से पहले लिखी गई थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उस वक्त भी हम जनता को कह रहे थे आप जिनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो मुख्यमंत्री बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे। ये तेजस्वी यादव का पलटवार है। लेकिन इन सब के बीच में चाहे जीतनराम मांझी की बात कर ले या फिर बीजेपी के बाकी सांसदों की हम बात कर ले, उनकी तरफ से यही कहना कि एक तरह से ये कहा जाए अब राज्यसभा जो है वो जाने की तैयारी में नीतीश कुमार है। नया मुख्यमंत्री जो है वो बिहार को मिलने जा रहा है, कुछ नया बिहार में होगा। आज इसी सवाल के साथ कि आखिरकार दिल्ली की टिकट को नीतीश कुमार ने यहां पर क्यों पकड़ लिया है, क्यों लपक लिया है, पीछे की वजह क्या है, और क्या उनकी तरफ से ट्वीट के जरिए जिस बात का जिक्र किया गया, ये कहा गया कि मैंने अब तक 3 संसद, चाहे मैं विधान परिषद की बात कर लूं, विधानसभा की बात कर लूं या फिर मैं लोकसभा की बात कर लूं, हर जगह मैं सदस्य रहा। अब मुझे राज्यसभा के सदस्य बनने की इच्छा थी, ये अधूरी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। इस बात में कितनी सत्यता है, इसी पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो जाए। प्रशांत त्रिपाठी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। अतुल मिश्रा जी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय मिश्रा जी भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। मृगेंद्र चौधरी जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आते हुए अनंत अमित जी, जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही कि मैं अब तक 3, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, हर जगह मेंबर रहा, राज्यसभा जाने की इच्छा थी, वाकई इच्छा थी या धकेल दिया गया? देखिए किरण जी, कल माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार में उनके नॉमिनेशन के बाद कहा है कि विगत 20 वर्षों का कार्यकाल माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जिस तरीके से स्वर्णिम काल रहा है, ये बिहार भूल नहीं सकता है। 2005 में एनडीए के नेतृत्व में नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद जिस तरीके से बिहार की जो स्थिति थी, दिन के गोलियों की गड़गड़ाहट पूरे बिहार की जनता सुन रही थी, चाहे वो विकास का मामला हो, विकास पुरुष का मामला हो, बिहार को विकसित बिहार बनाने की बात हो, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। जो बिहार में बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, सड़क की समस्या थी और स्वास्थ्य की तमाम समस्याओं को माननीय नीतीश जी ने 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार नहीं पूरे देश को एक मैसेज देने का काम क्यों छीन लिया गया? मतलब इतना अच्छा कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल रहा, फिर उसके बाद राज्यसभा भेजने की क्या जरूरत थी? 25 से 30 का नारा लगा रहे थे, उससे पहले ही आपने उनको भेज दिया। देखिए, इस बार का नारा हमारा निश्चित तौर पे था 25 से 30 फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में। नीतीश जी ने कल स्वयं जिस तरीके से ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा कि इस देश के सबसे उच्च सदन में मैं जाना चाहता हूं। चूंकि मैं विधान परिषद का भी सदस्य रहा, मैं राज्यसभा लोकसभा भी रहा, मैं विधायक भी रहा, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम देश के उच्च सदन में जाएं। और निश्चित तौर पर व्यक्ति की इच्छा होती है और वहां आएंगे। इससे पहले भी वाजपेयी जी की सरकार में देश का उन्होंने नेतृत्व किया, रेल मंत्री रहे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और निश्चित तौर पर उस सदन में जाएंगे तो देश को नई दिशा देंगे। और ये उनकी अपनी सोच है और हमें लगता है कि देश के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, अच्छे कार्यकाल का, स्वर्णिम कार्यकाल का ये तोहफा जो है वो दिया गया है। एक तरफ से जैसे अनंत अमित जी कह रहे हैं या फिर तमाम बीजेपी के सांसद हो या बड़े आला कमान हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हम उनको राज्यसभा यानी एक नए युग की शुरुआत। लेकिन बाकी तेजस्वी यादव ऑपोजिशन तो कह रहे हैं ये तो नीतीश कुमार के युग का अंत है। आप क्या मानते? देखिए, रही बात नीतीश कुमार की, तो चाणक्य की धरती से अगर कोई निकलकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर रहा है तो ये यूं ही नहीं है।
और अगर ये इस ओर अग्रसर है तो ये बात स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट और सीधा विपक्ष को संदेश दिया है कि अब 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन की पॉलिटिक्स नहीं है, अब 24/7 की हम राजनीति कर रहे हैं। और विपक्ष को मैं समझता हूं तैयार होना चाहिए। विपक्ष को और मजबूती से सिर्फ बयानबाजी करने से बेहतर है अब संगठन स्तर पे और मजबूती लानी चाहिए। और ये जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन में कैसे अपने आप को आगे प्रखर लाइन से प्रमुख भूमिका में आगे आया और परिवर्तन की ओर अग्रसर हूं, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। कि प्रशांत जी, इतना सब कुछ बदलाव जो है विपक्ष को संदेश देने के लिए तो नहीं किया गया होगा, इसके पीछे बाकी एजेंडा क्या है वो तो बताइए। एजेंडा तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी है, बता दिया है स्पष्ट रूप से। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि पहले से ही इसकी प्लानिंग थी, योजना पहले तैयार थी, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था। अब बिल्कुल ठीक है, ये स्पष्ट रूप से पिछले 2 चुनाव में आप आंकड़ा अगर निकाल के देखेंगे तो जो स्थिति समझ में आ रही है वो धीरे धीरे कहते हैं कि इंटरनली एक सेंध लगाने का तरीका है और पार्टी इसमें परिपूर्ण रूप से योग्य है। अपना संगठन स्तर पे बिहार में क्या भूमि थी वहां पहुंचती है, पैरेलली अपना सीएम खड़ा करती है, धीरे धीरे डिप्टी सीएम और कहां से कहां तक पहुंचती है, तो ये परिवर्तन है। चलिए, तो ये परिवर्तन है, लेकिन ऑपोजिशन के भी हमारे साथ जब संजय मिश्रा जी और अतुल जी जुड़ेंगे तो उनसे भी हम पूछने और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये संदेश उनको देने के लिए था या कुछ और है। मृगेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइएगा कि आप राज्यसभा उनको भेजते हैं मुख्यमंत्री को, यानी जिनके नाम पर चुनाव जीता गया, जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा रखा गया, वो मुख्यमंत्री बने भी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता के साथ एक तरह का धोखा है? जनता नहीं लग रहा है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता तो नाराज है, जनता में भी नाराजगी होगी। देखिए, जनता के साथ धोखा तब माना जाता है अगर सरकार जनता के लिए काम ना करे। पहले जो काम हुए हैं, जो वादा किया गया है मैनिफेस्टो के अंदर, अगर सरकार उसको पूरा करती है। अब देखिए, सीएम कहीं ऐसे भी हुए हैं कि कई बार डेथ भी हो गई है ऑफिस के दौरान, कोई और भी समस्याएं होती हैं, तो लेकिन उन समस्याओं में बिहार अभी नहीं पहुंचा है ना। देखिए, ऐसा है ना कि नीतीश कुमार जी के बारे में आप जानती हैं, वो बहुत पॉलिटिकली उनका एक्यूमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है। वो पहले जयप्रकाश नारायण जी के साथ भी रहे हैं, समता पार्टी उन्होंने बनाई जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, बाद में जो है उन्होंने गठबंधन किया एनडी के साथ, और बाद में अपनी भी जो सरकार बनाई जीतनराम मांझी के साथ भी उन्होंने जो है समझौते किए। पर देखिए, अब जो है उनके जो है 75 ईयर्स हो गई है, वो उनका अब जो है ना उतना मतलब रिटायरमेंट का समय क्या? बिल्कुल। देखिए, उनकी जो स्किल्स हैं वो नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मेंटली वो इतने कैपेबल नहीं रहे हैं कि वो होल्ड बना सकें। या देखिए, राजनीति तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ आनंद जी। हाँ, देखिए ऐसा है, तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं, उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, उनके युग का अंत हो रहा है। देखिए, युगकांत किसी कभी नहीं होता। जिस व्यक्ति ने समाज में काम किया जाए, वो जयप्रकाश नारायण भी पहले रहे हैं, ठीक है, और भी जिन लोगों ने जो मूवमेंट चलाई है, काम किए हैं, उनके युग का कभी अंत नहीं होता। उनसे हमें एक जो है एक प्रेरणा मिलती है कि जब वो काम करके जाते हैं। अब देखिए, जो काम पहले हुआ है, आने वाली पीढ़ी उसके ऊपर काम को करती है, ना कि वो पहले वाला काम जीरो मान लिया जाता है। तो इनके युग का अंत नहीं हुआ। इनकी जो विचारधारा है, जो इन्होंने ओबीसी सेक्टर को जो उठाया था, उनके लिए जो बहुत काम किए थे, वो विचारधारा आज भी डोमिनेट कर रही है और कल भी करेगी। जो ठीक है आनंद जी, इस पे आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, किसी राजनीति में कभी युग का अंत नहीं होता है। हमें ये लगता है कि नीतीश जी ने एक एग्जिट प्लान जिस तरीके से बिहार में बनाया है, और हमें लग रहा है कि वो आ रहे हैं तो उस सदन में आ रहे हैं तो देश को और नई दिशा देंगे, और यहाँ आएंगे तो और भी हमें लगता है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो उनका योगदान होगा वो महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो विपक्ष से ही ये सवाल होगा, एग्जिट प्लान ये उनका था या किसी और ने उनको दिलवाया? और दूसरा ये कि बीजेपी के लिए क्या ये संदेश, ऑपोजिशन की तरह के लिए संदेश है? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा। हाँ, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में जो एक परिवर्तन आ रहा है इसको लेकर के, बिहार में कोई परिवर्तन जो आ रहा है इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? अगला सीएम कौन होगा? आप लोग में से आप कहना चाहेंगे? आप तो बिहार के ही हैं, मुझे लग रहा है आप बखूबी चीजों को रख पाएंगे। हाँ, सवाल क्या था मैडम? सवाल ये है कि बिहार में अगला सीएम कौन? और ये सबसे बड़ी बात, जो एग्जिट गेट की बात की गई है, ये सीएम नीतीश ने खुद चुना या उनको चुनवाया गया, जो विपक्ष का आरोप है? विपक्ष का आरोप यहाँ पे मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ मिलता जुलता है, क्योंकि नीतीश को पहले भी बोल दिया गया था, या बीजेपी चाहती थी कि मैं बड़ा भाई बन के वहाँ निकलूँ। उन्हें पता था, पर उनको ये भी पता था कि अगर साथ में आते हैं तो उसकी सीटें बढ़ेंगी, तो जदयू की सीटें बढ़ी। पर उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि चुनाव जब जैसे ही खत्म होगा, कभी भी आपको हम एक एग्जिट प्लान देंगे, पर कब देंगे उन्होंने बताया नहीं था। अच्छा। पर नीतीश कुमार अभी तैयार नहीं थे। इससे पहले मेरे ख्याल से शाह की बात हुई थी पहले 3 महीने पहले राज्यसभा के लिए, तो कोई भी मुख्यमंत्री तैयार नहीं होगा। कौन मुख्यमंत्री जो राज्यसभा बनवाता है, हाँ। वो खुद बनने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ। कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, या तो उन्हें बताया गया होगा आपके जो सुपुत्र है उनको हम हो सकता है फ्यूचर में उप मुख्यमंत्री बना दे, कुछ बना दे, तो उनको कुछ दिया गया है तो नीतीश को तैयार हो गए। लेकिन तो आपको ये मालूम है कि बिहार की जनता को ये सुगबुगाहट थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा लंबे देर तक नहीं रहे? था जब अब देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2-4 बार जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, विधान परिषद में दिया था, विधानसभा में दिया था, तो लग रहा था कि अब वो शायद
उस हिसाब से वो अब नहीं कर सकते हैं राज्य का नेतृत्व। तो उन्हें पता था, तो बीजेपी ने बोल दिया था कि अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म कब तक चला सकते हैं। कब तक चला सकते तो उन्हें पता था। तो अच्छा, जनता ने किसके नाम पर वोट दिया बिहार में? नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया या एनडीए के नाम पर वोट? नीतीश कुमार जी लगभग वहाँ 20 साल के आसपास से वहाँ पे हैं, काबिज है। बिल्कुल, हाँ। और बीजेपी ऐसा नहीं कहूँगा वहाँ पे नहीं थी हमेशा, पर बीजेपी ने कोई नेतृत्व, अपना नेतृत्व नहीं दिया अच्छा, हाँ। जो लगे कि हाँ मुख्यमंत्री बन सकता है। ये जनता बीजेपी पीछे ही चली। अब हो सकता है वो नित्यानंद तिवारी को तैयार कर रहे हो फ्यूचर मुख्यमंत्री के लिए। आनंद जी आप ले भी रहते हैं, हाँ। और कोई नेता ही नहीं है। हाँ। अच्छा, उनको बनाया जा सकता है। चलिए, आप लोग नहीं आएंगे, हम ही आपके लोग के पास आते हैं। बताइएगा कि बिहार के इलेक्शन को लेके क्या सोचते हैं? बिहार में जो बदलाव चीजें हो रही हैं, आप लोग कोई कुछ बिहार को लेकर के? बिहार जैसे इतने अच्छे टॉपिक पे आप लोग बात नहीं अपनी रख पा रहे हैं। मतलब मुझे वाकई निराशा है इस बात को लेकर के कि आप लोग राजनीति से कनेक्टेड नहीं। आप लोग बात सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहते। बहुत अच्छा, आपकी तरफ से जवाब जो है कहा गया, यहाँ पर बातें कही गई हैं। अब यही देखिए कि नीतीश कुमार को बखूबी चीजें पता थी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आप क्या इस बात पे मोहर लगाते हैं? नहीं, देखिए, नीतीश जी बहुत ही सुदृढ़ पॉलिटिशियन है और उनके सूझबूझ को पूरा बिहार की जनता ने माना है। देश के लोगों ने भी उनके कार्य को देखा है और निश्चित तौर पे नीतीश जी किसी के कहने और बहकावे में आने वाले नहीं है। उनका अपना विचार है और जिस तरीके से भाई कह रहे थे 2020 में माननीय नीतीश कुमार जी ने ये कहा मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि साहब चूंकि संख्या के हिसाब से बीजेपी की बड़ी पार्टी बन के आई है, आप मुख्यमंत्री बनिए और हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आपके नेतृत्व में हम चुनाव जीत कर आए हैं, संख्या निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी और आपके नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, ये बात कही गई थी नीतीश कुमार की? बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश जी ने खुद कहा कि आप बीजेपी का मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम आपको सहयोग करेंगे। तो ये सब कुछ गुड जेस्चर के साथ हो रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने पद को छोड़ने की एक जो बात है वो कह दी कि ठीक है हम सीएम नहीं बनेंगे, जो बीजेपी है नहीं आप ही बनिए, और अब ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा भेजते हैं उनके बेटे को लेकर के आते। तो सब कुछ क्या गुड जेस्चर के बीच में है? नहीं, देखिए, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे नीतीश जी के लिए गुड जेस्चर में हो, पार्टी के लिए गुड जेस्चर में हो, पर जो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है उनके लिए जेस्चर ठीक नहीं है। हाँ। उनके लिए थोड़ा चीजें अलग दिखाई पड़ रही है। जो बिहार की जनता जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का चेहरा, उनके कार्यों को लेकर अगर वोट दिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें सहयोग रहा है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ यहाँ दिख रहा है। इस वजह से एक प्रयास जो छोटा सा मैं समझता हूँ कि इसको गुड जेस्चर कहेंगे आंतरिक स्तर पे, सबसे पब्लिक डोमेन पे देखा जाए तो ये गुड जेस्चर नहीं दिख रहा है। मतलब पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है, जनता दल यूनाइटेड पे देखिए कितना विरोध है। वो विरोध स्पष्ट कर रहा है कि भाई पार्टी किसी एक व्यक्ति की थोड़ी ना है, पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार इज अ फ्रंट फेस, दैट इज करेक्ट, वो सही है, मगर उसके अंदर जो पार्टी एक पूरी संगठन, उसके कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? तो आज वो कार्यकर्ता निराश है, अपने नेता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल आनंद जी, देखिए गुड जेस्चर की बात कर रहे हैं, आपने भी बताया क्या जो है वो मैंडेट आने के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद हुआ, लेकिन जनता तो और साथी कार्यकर्ता नाराज है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी जिस स्थान पर रहे उस स्थान पे अगर उसकी विदाई हो तो बहुत सुंदर तरीके से विदाई हो। तो नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पे ये सोचा होगा और जो उनका एग्जिट प्लान है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये चाहती है कि नीतीश जी का जो बिहार से एग्जिट हो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो और अगला जो उनका कदम हो वो देश हित में हो। इसी बिहार से एग्जिट आप बता दे रहे हैं, क्या उनको निकाल ही देंगे? नहीं, ये उनका अपना प्लान है, ये माननीय नीतीश जी का प्लान है, नीतीश जी का स्वयं का ये विचार है और उन्होंने स्वयं ही एक्स पर आकर लिखा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा एनडीए का कार्यकर्ता होगा और ये एनडीए तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपसे मृगेंद्र जी इस बात को कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चलिए इस पर तो निगाहें हैं। चाणक्य की धरती पर नीतीश कुमार क्या फंस गए? क्योंकि अब तक हम देखते थे खेला हॉबे में, क्योंकि बंगाल को भी मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ, उसमें हम अक्सर देखते थे कि नीतीश कुमार, उनको सीएम बनना है वो पार्टी बदल देते थे, यानी कब किसकी सरकार गिरा दे पता नहीं। आज क्या उन्हीं के साथ खेला हो गया? नहीं, उनके साथ खेला बिल्कुल नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नीतीश कुमार जी बहुत ही जो है दक्ष हैं राजनीति के अंदर। उन्होंने बहुत सी पार्टियां बदली हैं, बहुत सी अलायंस बनाई है, जयप्रकाश नारायण से लेकर समता पार्टी बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बाद में फ्रेंडी से अलायंस बनाई। अब आप देखिए, उन्होंने जितना मांझी को सीएम बनाया था तब भी पद छोड़ दिया था, फिर वो बाद में फिर आगे थे। तो नीतीश जी जो है उनको जब स्वयं लग रहा है कि वो जो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और आप यहाँ पे देखिए 85 जो है इनके विधायक अभी भी हैं जेडीयू के, तो वो उनकी ही गाइडेंस में काम करेंगे। उनके बिना सरकार बीजेपी की जो है अगर बनती भी है, कोई अगर सीएम बनता है तो सरकार नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी।
उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। और विचारधारा जो है, दूसरा जो ओबीसी वर्ग है उसके मन में आज भी नीतीश की जो वैल्यू है वो अभी बीजेपी के अंदर नहीं आई है। तो समय के साथ जो है बीजेपी उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हुई है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही हुई है। अच्छा, जो बेटे हैं उनको क्या पद मिल सकता है, आपको क्या अंदेशा एक लग रहा है? देखिए, राजनीति में जब व्यक्ति सीएम बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उसकी सपोर्ट कितनी है पार्टी के अंदर। हाँ। दूसरा जो और पार्टी है वो कितना सपोर्ट करी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो पॉलिटिकली कितना दक्ष है, क्या वो सबको मैनेज साथ लेके चल सकता है, उसका कोई विजन है और वो मैनेजमेंट कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को वो हैंडल कर सकता है। तो नीतीश जी के मुकाबले अगर देखा जाए ना तो उनके बेटे में वो क्वालिटीज़ बहुत कम है। इसका एग्जाम्पल हम पंजाब में भी देख सकते हैं। सुखबीर बादल जो है वो एक बार भी सीएम नहीं बन पाए और फ्यूचर में मुझे लगता है नहीं बने, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल बहुत एक्टिव थे जी, वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा। तो मुझे लगता है कि इनके बेटे का तो होल्ड नहीं रहेगा पर जेडीयू का होल्ड बना रहेगा। अभी समय के साथ जो है स्थिति जो है, लेकिन अब तो सुखबीर सिंह बादल की चीजें बदल सकती है ना। अब तो अगर जीत गए तब तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुश्किल ही है, नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनका होल्ड ही नहीं है अपनी जो पार्टी के ऊपर है। जो पुराने जो कार्यकर्ता है उनके 40 साल पुराने, उनकी जो है फेथ है। तो पूरी तरह से बादल परिवार को क्लीन चिट ही दे दिया है कि भाई आप तो आ ही नहीं सकते अब सत्ता में यहाँ पर। चुनाव के टाइम पे जो हवा दी गई थी उनके बेटे को लेके, भाई ये फ्यूचर आने वाले माहौल जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? लगे थे। हाँ। बीजेपी ने पहले ही बताया था ना कि बस आपका हो गया समय। उन्हें पहले हवा इसलिए बनाई थी, बेटे के लिए बनाई थी। क्यों बनाई थी? कार्यकर्ता भी बोल रहे थे आएगा। इसमें मृगेंद्र जी, हाँ देखिए, पोस्टर जो लगते हैं हाँ। वो आपके जिला जो स्तर के कार्यकर्ता भी लगा देते हैं, विधानसभा स्तर के लगा। अब देखिए थोड़ी ना ऐसा नहीं होता, नहीं कुछ कार्य भाई साहब ऐसा है कुछ चीजें जो होती हैं वो लोकल लेवल कार्यकर्ता अपने आप कर देता है अपने आकाओं को खुश करने के लिए। देखिए जो सेंट्रल लेवल, भाई साहब बात समझिए, पूरी बात तो बोलने दीजिए, मुझे बाद में बात करना, मैं आंसर करूं पहले। भाई जो सेंट्रल लेवल पे जो प्लानिंग होती है किसी पार्टी की, वो आप लोकल लेवल पे थोड़ी डिस्क्लोज कर देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आप सेंट्रल लेवल की प्लानिंग की बात कर रहे हो कि लोकल लेवल कार्यकर्ता को पहले ही पता थी, उसे डिस्क्लोज कर दी। अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। लोकल लेवल पे बहुत, आप देखिए कि एक पार्टी के अंदर भी कोई कहती है हमारा जो विधायक सीएम बनेगा। जब इलेक्शन रिजल्ट आता है ना तो हर विधानसभा का व्यक्ति कहता है हमारा सीएम बनेगा, पोस्टर लगा देते हैं नेक्स्ट सीएम। भाई साहब ऐसा नहीं होता। जो सेंट्रल तो 25 से 30 का जो लगाया गया था पोस्टर, वो भी क्या बरगलाने के लिए ही था? वो या उसमें कुछ हकीकत थी? ऐसा है, कुछ क्या होता है कि आउट ऑफ जो है ज्यादा डिवोशन होती है कार्यकर्ताओं में, वो लगा देते हैं डिवोशन की वजह से उन्होंने बहुत अपने नेता को मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले निशांत के बारे में बोला गया था उन्हें राज्यसभा सीट दी जाएगी, ये बात ये सच है या नहीं है? बीजेपी से ये डील चल रही थी नहीं चल रही थी आपकी कि हम निशांत को बनाएंगे? जब नीतीश ने अड़ गए कि मैं रहूंगा, अभी मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, तब इनको लगा, शाहजी को लगा कि ये लंबा खींच नहीं। इसका जवाब है। देखिए किरण जी, हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अभी जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी तक तो वो जनता दल यूनाइटेड के अभी मेंबर भी नहीं बने हैं। ये तो पता नहीं बाद में क्या होगा। और निश्चित तौर पे नीतीश जी की पार्टी है, नीतीश जी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जेडीयू हमारा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पूरा ही एनडीए का अगर कोई एलाई रहा है और है तो वो जेडीयू है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। और निश्चित तौर पे बिहार में जो होने जा रहा है, ये बिहार की जनता भी देख रही है और बिहार के एनडीए के एक एक कार्यकर्ता को ये है कि बीजेपी और जेडीयू और चाहे मांझी जी की हम हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के आरएलएम हो, सारे लोग मिलकर जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर जो 2025 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था और जो हमें आशीर्वाद मिला है बिहार की जनता के तहत, वो बिहार की जनता को हम निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने वोट दिया था, उन वोटों का जो हमारा संकल्प था, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे। एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, उन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगा। चलिए, तो एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, ये तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार की चर्चा ज्यादा, क्योंकि बिहार की बात हो नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे में मुझे बताइएगा, अगला मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसको देख रहे हैं और क्या आप कह सकते हैं? देखिए, अभी अगला मुख्यमंत्री कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न शुरू से रहा है बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न है। उत्तर प्रदेश उठाइए, कोई भी या अपना नेशनल प्रेसिडेंट बनाना हो उनको, उनका पैटर्न बड़ा अलग रहता है। तो वो अभी निर्धारित नहीं है। हो सकता है उत्तर बिहार में कोई एक नया चेहरा है। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक बीजेपी को जिस रणनीति से पूरी व्यवस्थित हुई है कि अंतिम दौर में नीतीश को हटाना और फिर एक डिप्टी सीएम का, ये तो शुरुआती दौर है सर। मैं तो ये मानूंगा कि अब मैं तो कह रही हूँ चुनाव से पहले हम देखते हैं कि इस तरह का परिवर्तन होता है। हरियाणा में भी देखा, कई जगहों पे देखा। ये तो मतलब चुनाव के बाद हो गया परिवर्तन। अब मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी का मानना है कि उनको मार्गदर्शन आगे मंडल में भेजा जाए। केंद्र में मोदी जी के साथ टीम में रह के कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ युवाओं की जो यूथ की बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसके ओर फोकस्ड है। और बिहार में भी एक युवा चेहरा आने वाले समय में दिखेगा, जो मेरा तो युवा चेहरा कौन देख रहे हैं बिहार में बीजेपी की तरफ से?
कि बीजेपी जो है अपना सीएम अच्छा, युवा चेहरा तो एक बेटे भी तो हो गए, निशांत भी तो हो गए ना, तो वो भी तो बन सकते हैं सीएम। नहीं, चिराग पासवान नहीं। चिराग पासवान तो मुश्किल ही है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है ना, हाँ। जब सीएम कैंडिडेट अनाउंस करेगी तो वो केवल जेडीयू को नहीं देखेगी, उसको जो है आरजेडी को भी देखना है। कल को उनको यादव को भी जो है खुश रखना है, क्योंकि 15% पॉपुलेशन अच्छा, यादव की मतलब है। जातीय समीकरण बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है साधा गया है। बिल्कुल साधा जाएगा, तो क्योंकि डिटेल में थोड़ा बताइए जातीय समीकरण क्या कुछ है बिहार, देखिए और इससे कौन सा चुनाव सधेगा ये भी बताइएगा। देखिए बीजेपी हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म का सोच के चलती है। तो अभी नीतीश जी तो देखिए वो एक तरह से निकल ही रहे हैं राजनीति से, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, मार्गदर्शन वो करेंगे पर मेन एक्टिव नहीं रहेंगे वो। अब जो मेन विरोधी बचा है वो बची है आरजेडी, इसमें लालू जी के जो है उनके सुपुत्र हैं। तो बीजेपी उनको भी फोकस करके जो है अपनी नीति बनाएगी, और इसमें कुछ नहीं कहा सकता कि कौन जो है कैंडिडेट होगा, कहाँ से आएगा, कौन निकल के आएगा। जी अच्छा, हमने जो देखा है कि अगर हम बिहार के इतिहास की भी बात कर ले तो हम देखते हैं कि पार्टियों का परस्पर जो है विलय होता रहा है। ऐसे में संभवतः चांसेस है कि जेडीयू बीजेपी विलय हो जाए, एक हो जाए। देखिए किरण जी, सवाल आपके अच्छे हैं, लेकिन गलत व्यक्ति से आप ये सवाल पूछ रही अच्छा, हैं। तो ये मुझे जेडीयू के इनसे पूछना चाहिए बिल्कुल। था। चलिए, यहाँ पर जेडीयू के प्रवक्ता तो नहीं, आप ही बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई सोच नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमारे एनडीए का एलआई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र की तरह, एक मुख्य धारा में चढ़ने वाली नदियां हैं, उसके साथ अकाली दल हो, शिवसेना हो, ऐसे बहुत सारे दल मिलते रहते हैं। और शिवसेना हमारा पुराना एलआई रहा है, जेडीयू हमारा पुराना एलआई रहा है, अकाली आज हमारे साथ नहीं है। जो हमारे साथ है वो देख लीजिए कहाँ है, और जो हमें छोड़ कर गए वो देख लीजिए कहाँ है पूरे देश में, चाहे किसी भी। किसके लिए संदेश है? जेडीयू के लिए? नहीं, ये ज्यादा नाराज ना हो, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही साथ आए, वरना शिरोमणि अकाली दल देख ही रहे हैं। देखिए 20 वर्षों के शासनकाल में बिहार की जो स्थिति थी, इससे पहले नीतीश जी 4 बार दूसरे के अलग भी गए, लेकिन नीतीश जी को ये लगा कि इस बिहार का विकास अगर हम कर सकते हैं तो डबल इंजन की सरकार में कर सकते हैं और बीजेपी के साथ रह के कर सकते हैं। और उसी वजह से उन्होंने हमारे साथ दूसरे को छोड़ने के बाद भी पुनः आए। और आज जो नीतीश जी के खिलाफ जो लोग विधानसभा में जो उनको पता नहीं चाचा कह के क्या क्या नहीं कहते थे, वही लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं कि नीतीश जी को एग्जिट प्लान जिस तरीके से बीजेपी ने दिया है, लेकिन बीजेपी ने कोई एग्जिट प्लान नहीं दिया है। अगर वो स्वयं अगर इस बात को आज जिस तरीके से बात लोग रख रहे हैं, यही विधानसभा में कहते थे कि ये बदहोश हो गए हैं, ये बीमार हैं, ये क्या है, मतलब तमाम तरह की बातें लोग कहते थे। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष जो सड़कों पे उतरा है, वो उनकी हताशा और उन मानसिकता बता रही है कि आने वाला 2047 तक में बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। वो वैकेंसी की तलाश में है, लेकिन कोई वैकेंसी है नहीं बिहार। चलिए, तो देखिए विपक्ष जो हताश है उस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल जिसका जिक्र आपने भी किया, नंबर गेम बहुत मायने रखता है किसी को भी सीएम बनने के लिए। अब तक में जो हम उलटफेर लगातार देखते रहे, तो नीतीश को पता था इनके साथ जाएंगे तो हम सरकार बना लेंगे, एनडीए के साथ हम यानी बीजेपी के साथ आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। अब तो विपक्ष के पास वो ऑप्शन नहीं बचा ना, शायद यही सबसे बड़ी वजह रही। उनको लगा कि अब तो मैं विपक्ष के साथ भी जाऊंगा तो भी सीएम नहीं बन सकता, इससे बेहतर है राज्यसभा सीट को ही मैं यहाँ पर ले लूं। संभवतः ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यह कहते हैं कि विकल्प के तौर पे तलाश रहे थे, और नीतीश जी को इस बार बेहतर व्यक्तिगत तौर पे उनका विकल्प बढ़िया है। राज्यसभा की ओर बढ़े, बेटे के लिए एक प्रस्ताव है छोटा सा, उसको विकल्प मजबूरी मान सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास वो नंबर नहीं। देखिए, मजबूरी कब होगी जब आप बड़े स्तर पे बहुत बड़े लोगों का लाभ, एक पूरी पार्टी का हित सोच रहे हो। हाँ। आज वो समय नहीं है। आज जैसे आपने कहा, तो मैं कहूंगा ये अघोषित विलय है एक तरह से भारतीय जनता। विलय है, देखिए आप मान नहीं रहे थे आनंद जी। तो ये अघोषित विलय है, और मैं समझता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड देखते हैं कितनी मजबूती से अपनी पार्टी, अपने संगठन को खड़ा कौन करेगा। अच्छा, आप स्थिति जाके देखिए, यहाँ पार्टी कार्यालय पे या बिहार की बात करिए, अब उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। मेरा तो सवाल बस उन कार्यकर्ताओं के लिए, भाई इनका क्या। आपका दुख जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर से है, और कईयों का दुख तो जनता के लिए है, खास तौर से तेजस्वी यादव का। हमारे साथ दो और खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, स्वागत है आपका। और वही संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। देरी से जुड़े हैं, विपक्ष बहुत देरी से जुड़ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर अपनी अपनी बातें सबने रख दी हैं। अब ऐसे में संजय जी मुझे बताइए, इनके तरफ से ये सवाल था कि ये संदेश जो है वो ऑपोजिशन के लिए है कि आप भी स्ट्रांग हो जाइए, स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम तो अपना कुछ भी करने को वहां पर जो है एक बिल्कुल फ्री है। और वही बीजेपी ने किया भी है कि एक तरह से अपने सीएम को लेकर के आ रहे हैं। ये तो विपक्ष मान के चल रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तानाशाही तो आपकी जोरों पे है, और ये तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करिए कि आप तानाशाह बन चुके हैं। लेकिन विपक्ष कमजोर है इस वजह से।
नहीं, विपक्ष कमजोर है इसका मतलब, कोई व्यक्ति कमजोर है इसका मतलब नहीं कि आप उस पर ताकत कोई दिखाइएगा। व्यक्ति थोड़ी ना, पार्टी और विपक्ष का तो मजबूती लोकतंत्र में होनी ही चाहिए। नहीं, ये जनता के हाथ में है, वो भी जनता का सम्मान है। विपक्ष यदि 5 भी जीत करके आता है तो जनता के वोट से जीत कर आता है, तो उसे कमजोर नहीं कह सकते हैं। आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और किसी भी का आवाज नहीं दबाना चाहिए। सत्ता से अनुरोध है, जो ये कह रहे हैं कि हम तानाशाह बन चुके हैं, तो स्वीकार करें, ये इनकी अच्छी बात है, जनता इनको जवाब देगी। तानाशाही कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप लोग जो है आवाज दबाने की कोशिश में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस तरह का कोई आवाज दबाने का काम नहीं करती। अभी मित्र जिस तरीके से ज्ञान दे रहे तो इनको बता देना चाहता हूं कि आपके ही कांग्रेस के शासनकाल में, आप ये बता दीजिए कि एनडीए के शासनकाल में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में 52 बार 52 बार राष्ट्रपति शासन लगा और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन आज चूंकि मामला, क्योंकि आज मामला जेडीयू और बीजेपी और एनडीए का मामला है, तो किरण जी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो भी प्लान है, ये माननीय नीतीश कुमार जी का स्वयं का प्लान है। अगर एग्जिट प्लान उन्होंने बनाया तो उन्होंने स्वयं प्लान बनाया है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी, चाहे माननीय चिराग पासवान जी हो, चाहे माननीय जीतन राम मांझी जी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो मान लिए जो भी एनडीए के वहां हमारी लाई है, सारे एकजुट है, एकजुट होकर निर्णय करेंगे। नहीं, जो इन्होंने कहा है कि देखिए, पहले संवैधानिक रूप से कांग्रेस के शासन काल में सरकारें बर्खास्त की गई हैं, वो संवैधानिक होता था। आज आप क्या कर रहे हैं? आज संवैधानिक नहीं है। मैं बता दो उदाहरण दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को आप गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। गोवा में 13 विधायक आपके जीतते हैं, 18 विधायक कांग्रेस के जीतते हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि आप तानाशाही, उनकी स्ट्रैटेजी होगी, कांग्रेस उसमें विफल है। क्या नहीं, लोकतंत्र इसका परमिशन नहीं देता है। नहीं, अगर स्ट्रैटेजी है, आप लोकतांत्रिक तरीके से ही तो आप जीत करके सरकार बनाते होंगे ना। इसके जवाब दीजिए। नहीं, ये किरण जी इनसे ये पूछिए कि संवैधानिक देश में संविधान के हिसाब से राज चलेगा, सरकारें चलेंगी ना, कि असंवैधानिक तरीके से? अगर गोवा में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो वो संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी? वो तो संवैधानिक सरकार थी ना। तो असंवैधानिक तौर पे आप कहाँ सरकार बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, सही कह रहे हैं। आज के दौर में जिस तरह के सवाल होंगे, जवाब तो वही मिलेगा। अच्छा, आप जबरदस्ती करेंगे, चलती हुई सरकार को गिराएंगे। मध्य प्रदेश में क्या कारण था, जरा बताएंगे? क्या विपक्ष आके कह रहा था कि मैं कमजोर हो गया हूं, नरेंद्र मोदी जी मेरी सरकार गिरा दो? षड्यंत्रकारी सरकार है ये, और सिर्फ ये सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जनता को बांटेंगे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। वैसे ईडी और सीबीआई को दिखा करके विपक्ष के नेताओं को दबाएंगे, डराएंगे, उसे अपने आप में शामिल कराएंगे, पहले आरोप लगाएंगे, श्वेत पत्र लाएंगे, चोर चोर चिल्लाएंगे, डाकू डाकू चिल्लाएंगे, और उसके बाद में अपने भाजपा में ले लेंगे, उसे उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, और फिर बोलेंगे ये पाक साफ है। वॉशिंग मशीन। किरण जी इनसे पूछिए, ये जिस समय की बात कर, 19-20 की बात करें, उसके बाद उसी मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव होता है, और वहां की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद देती है, अगर इनको इतना ही अगर ये होता तो जनता के आशीर्वाद पर भी विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में जनता जो वोट दे रही है उस पर तो विश्वास करिए। चलिए, तो हम आएंगे इस पे भी जवाब। हाँ, की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 14-15 की भी बात कर रहा हूँ। आप 15 में 15 आप तो हमेशा की बात करिए, हम तो लगातार वहाँ सरकार बना रहे हैं ना, वहाँ के जनता के आशीर्वाद से बना रहे हैं ना, तो वहाँ की जनता को तो ये लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी काम करिए, तभी हमें वोट दे रही है। हाँ। वो जनता का आशीर्वाद है या चुनाव आयोग का, ये तो देखना होगा, और जनता भी देख रही है कि आशीर्वाद। चुनाव आयोग था तो झारखंड में भी बना लेते सरकार। अतुल जी, मुझे ये बताएगा, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, क्या उनके पास में विकल्प कम पड़ गए थे? क्योंकि पहले तो विकल्प था, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी आप कूद करके 10वीं बार जो है शपथ ले चुके सीएम की, लेकिन अब आपके पास विकल्प नहीं है और राज्यसभा लगा कि अब बेहतर है हम वहीं चले जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के पास में तो नंबर ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी क्षेत्रीय नेतृत्व बनाम राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, और क्षेत्रीय नेतृत्व जब मजबूत होता है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व की अनदेखी करता है, और जब राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो वो क्षेत्रीय की अनदेखी करता है। मैं इसमें 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बहुत बम्पर वोटों से जीत कर आई, लेकिन उन्होंने उनको वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में बहुत बहुमत के साथ जीते, लेकिन उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। वो तो पहले ही कर दिया ना, चुनाव से पहले। उस चुनाव से पहले कर दिया ना, जीत कर तो आए थे मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पे ना। नहीं, वो तो नायब सिंह सैनी के नाम पे। लोग, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अच्छा, मतलब उनके 4.5 साल का कार्यकाल, उसका जिक्र कर उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आसाम में जीत कर आए थे ये लोग, केंद्रीय मंत्री जी का भी मैं नाम भूल रहा हूँ, सोनेवाल जी के नाम पर, तो वहाँ हिम्मत। तो देखिए,
जब भी लगता है केंद्रीय नेतृत्व को कि क्षेत्रीय नेतृत्व उसके लिए चुनौती पैदा करने जा रहा है, तो ये इन केन प्रकार वो क्षेत्रीय नेतृत्व को नस्तो नाबूद करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं हम नीतीश जी की। नहीं तो ऐसे में क्या बीजेपी स्ट्रांग हो जाएगी? क्षेत्रीय नेतृत्व तो महत्वपूर्ण है ना, जरूरी है। देखिए, आपको अगर लग रहा होगा जो वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या जो पार्टी के छोटे या मझले कद के कार्यकर्ता वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मजबूत कौन होगा, कमजोर कौन होगा, ये तो भविष्य की बात होगी। बात ये है कि मैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो लोग पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ लड़ते आए, जीवन के अंतिम चरण में वो भी परिवारवाद का स्वीकार हो गए। नीतीश जी की बात करते हैं, इसके बहुत बड़े उदाहरण अटल जी हैं। उनसे जब कहा गया कि आपकी बेटी को लड़ाया जाए, तो उन्होंने कहा जो इंदिरा जी या जवाहर जी ने किया क्या मैं भी वही करूंगा। तो पार्टी विद द डिफरेंस आजकल कुछ डिफरेंस छोड़ नहीं। चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा आनंद जी, लेकिन इसका भी दे दीजिए, क्या राज्यसभा जाने के पीछे की बात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी की एक इच्छा होती है, तो हो सकता है नीतीश जी वाकई इच्छा है। देखिए, इच्छाएं तो कई बार चाह कर होती है, कुछ कई बार मुस्कुरा करके बोल रहे हैं, कहाँ तंज और कहाँ इशारा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। आनंद जी इसका जवाब दीजिए, मैं आ रही हूँ मृगल जी और आपके पास। देखिए किरण जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसका कि ये भी पता नहीं है, जब विकसित भारत की बात हम 2047 की करते हैं, 2047 में पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये आज कोई नहीं जानता है। लेकिन कांग्रेस में ये जानता है कि 2047 में भी अध्यक्ष कौन होगा, या तो कांग्रेस के किचन कैबिनेट का आदमी होगा या नकली गांधी परिवार का कोई फैमिली का आदमी होगा। तो बिहार की जो स्थिति है, अभी बड़े भाई जिस तरीके से कह रहे हैं, तो बिहार में आप जिन बातों की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से चलती है, संविधान के तहत चलती है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश में अगर कोई पार्टी इस तरह की है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। मुझे लग रहा है मृगल जी इसका जवाब आप भी दीजिएगा, जो इन्होंने शिवराज सिंह का और बाकी अन्य जो है कि जबरदस्त जीत के आए उनके नाम पे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एक स्ट्रैटेजी के तहत भी देख सकते हैं, या वाकई ये है कि क्षेत्रीय नेतृत्व को जो है वो कमजोर करने की कोशिश होती है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ? इन सबका अभी इन्होंने उदाहरण दिया है ना, वो सारे बीजेपी के ही वर्कर हैं, वो किसी और पार्टी के नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी के। नंबर एक। नंबर दो बात क्या कि भी उनको सेंटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको मतलब बाहर थोड़ी फेंक दिया गया है। सेंटर में उनको लगा कि बहुत अच्छी जगह उनके लिए है जहाँ पे वो बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको शिवराज सिंह चौहान जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने है ना, वहाँ पे वो गए हैं। लेकिन एक प्रदेश का मुखिया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बहुत अंतर। वहाँ पर अब जो पार्टी जो कही वही करना पड़ेगा ना, कार्यकर्ता तो पार्टी की है ना वो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टी को दबाने की जो कोशिश की रही है, आप देखिए बीजेपी की सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, वो जेडीयू के बिना नहीं चल सकती। 240 तो सीट है बीजेपी के पास, 17 जो है जेडीयू की है, और भी जो अलायंस है 293 तभी बना हुआ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि उनको एग्जिट प्लान दिखाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। नीतीश जी क्या सोच रहे हैं कि उनको बीजेपी से खतरा नहीं है, उनको खतरा है राजनीति से। तो किसी भी कीमत पर वो उनके साथ ही किसी और के साथ वो कभी भी जाना नहीं चाहेंगे, वो केवल और केवल बीजेपी के साथ अपना जो है। किरण जी, हमें दोनों पार्टियों के जो वोटर्स हैं उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कोर हिंदू वोटर्स हैं, और जदयू की बात अगर हम करते हैं तो नीतीश जी को मतलब गैर हिंदू वोट भी मिलते हैं, और वो उनके वोटर्स भी हैं। आप पाएंगे कि जो उनके वोटर्स, नहीं डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं है, आप अगर पैटर्न उठा के देखोगे कि जब जब आप अलग हुए हैं तो क्या तो वो सारी चीजें रही हैं। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये पार्टी हाईजैक है, ये पार्टी हाईजैक, ये पार्टी हाईजैक है, ये पार्टी हाईजैक है। आनंद जी जवाब दीजिएगा। और आप अग्री नहीं कर रहे थे बात से। ऐसा है, इन्होंने बोला कि बीजेपी की जो कोर हिंदू वोटर्स हैं, आप भी जानती हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने बहुत वोट डाली है। दूसरा, बीजेपी जो है कोर हिंदू किसको बोलते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि दलित हिंदू में नहीं आते हैं, इनकी ये भी कहने की बात है। पर बीजेपी जो है वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे काम करती है। बीजेपी का देखा जाए ऐसी पार्टी है जो जातिवाद के खिलाफ है। प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात कहते हैं, पूरी बात करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट, इन्होंने कहा कि बीजेपी गैर जातिवादी पार्टी है। मैं जरा इनको पीछे, मेरे भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, यूजीसी रोल पे बात करना चाहता हूँ कि ये वही पार्टी है जिसने 1 महीने पहले यूजीसी लेकर आया, जिसकी कहीं जनता के द्वारा डिमांड नहीं थी। 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, 80 बात सब्सटेंशिएट हो रही है ना। नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा कोर हिंदू का मतलब क्या है कि भी दलितों के खिलाफ हो। अरे भाई,
आप समझे ना? आपने डिफाइन किया नहीं, नहीं, आप बताइए आप समझे आपने ना? किसके लिए नियम लेकर आए? आपने क्या किया? 80% देखिए- जनता को एक साथ किया। और सुनिए, इससे बुरा इस देश में कभी नहीं हुआ। ऐसा है, डिफाइन किया गया कि ये UGC तीन जातियां हमेशा शोषण ही करेंगी। नहीं, नहीं, तो मैं ऐसा- इनको बताना चाहता नहीं, हूँ, नहीं, ये नहीं, वही 3 जातियां हैं। जब भारत में भूदान आंदोलन चला तो ये इन्हीं 3 जातियों ने ये- भारतवर्ष में सबसे ज्यादा भूदान है। आंदोलन किया। बीजेपी के जो फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने उनको स्थापना करी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी जाति से आते हैं। बात वो नहीं है, बात को समझिए आप कि कोई कानून बनता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, ठीक है, हम कोर्ट भी जाते हैं, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। परंतु एक सेक्शन को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे सेक्शन के खिलाफ कोई मान लो गलती हमसे हो गई है, तो हम उसको सुधार सकते हैं, इसमें क्या हो गया? अच्छा, पर- ये सुधार पर- के तहत तो कदम नहीं है आनंद जी। नहीं, देखिए अभी यूजीसी के मामला पे जैसे बड़े भाई कह रहे हैं, ये यूजीसी का मामला नहीं, 2000 मैं ना एक दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ, यूजीसी पे नाराजगी और दूसरा ये मुख्यमंत्री का यहाँ पर बदलाव होना और नए मुख्यमंत्री का चयन होना। क्या यूजीसी में जो डेंट लगा उसके कवर अप के लिए नहीं है? नहीं, देखिए चूंकि यूजीसी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और 2013 में यूपीए की सरकार उसको लेकर आई थी, तो उस पे अभी चूंकि न्यायालय में मामला है, उस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पार्टी लाइन उसमें क्लियर है कि न्यायालय में मामला चल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि जेडीयू का विलय भारतीय जनता पार्टी में। साहब, नीतीश कुमार जी ने 20 साल उस प्रदेश में काम किया, उस प्रदेश को मुख्य धारा में लाने का काम किया है और जिस तरीके से विकास बिहार में दिन के सूरज के उजालों में गोली की गड़गड़ाहट पूरे बिहार की जनता सुनती थी। ना स्वास्थ्य था, ना सड़क था, ना बिजली था, तमाम असुविधाएं थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को मुख्यधारा में, बीमारू राज से मुख्यधारा में लाने का काम किया है। तो नीति हटा कौन रहा है? जिसने बिहार के चेहरे को बदला, बिहारियों के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को क्यों दबाव में ले रहे हैं आप? आप क्यों बिहार को खत्म करना आप क्यों कह रहे हैं भाई, दबाव? कोई दबाव नहीं है किरण जी। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं अपनी पटकथा लिखते हैं, स्वयं विकास पुरुष ऐसे नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने यह दिखाया है बिहार की जनता के साथ साथ देश के लोगों को कि बिहार का विकास करके मैं विकसित व्यक्ति कैसे हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, संजय देखिए, जी। 2 तरह की बातें आई अभी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि नकली गांधी परिवार से ही कोई ना कोई कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाते हैं, आप स्वीकारेंगे कि आरएसएस के बगैर आप अध्यक्ष बनाएंगे? मेरे पास एक फहरिस्त है पूरे नामों की, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर, और 10 ऐसे अध्यक्ष हम आपके बता सकते हैं जो आरएसएस से हैं। आरोप लगाना आसान है। गांधी एक सोच है। गांधी परिवार कहकर इनडायरेक्टली नहीं, नकली गांधी परिवार कह करके भारतीय जनता पार्टी जो गांधी को गाली देने का काम कर रही है, इसको रोकना चाहिए। इन्हें गांधी को कोसना बंद करना चाहिए। गांधी एक सोच है, पूरी भारतीय जनता पार्टी गांधी नहीं बन सकता कभी भी, और इस देश में कोई दूसरा गांधी नहीं हो सकता। आरएसएस की ये बात कर रहे हैं, आरएसएस एक परिवार की संस्था नहीं है। आप पूर्णकालिक बन जाइए, परिवार छोड़ के करिएगा, कार्यकर्ता बनिए, यहाँ पे आप जा सकते हैं। किसने रोका है आपको? पूरे भारत की संस्था है वो, कोई भी जा सकता है, कोई भी काम करके दिखा सकता है, कोई भी नेता बन सकता है। एक परिवार की संस्था नहीं है आरएसएस। नहीं, जब भी अब कितने समय के परिवार से हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से हैं क्या? ऐसे बहुत सारे फेहरिस्त हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किरण जी, गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है इस देश का, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन महात्मा गांधी का विचार, ये नकली गैंडी वो उनका विचार नहीं है। ये इनका तो पता नहीं लोग कैसे गांधी कहते हैं, उनका गैंडी है, लेकिन ठीक है हम सम्मान से कह देते हैं गांधी है। लेकिन गांधी निश्चित तौर पर इस देश की, महात्मा गांधी की विचारधारा है, लेकिन इन नकली गांधी परिवार की विचारधारा इस देश में नहीं चलती। संजय जी। हाँ, देखिए, जब इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हों और इस तरह के आरोप लगाते हों कि एक ऐसा परिवार जो एक गुजराती का उपनाम ही चुरा लिया, गांधी जी का गांधी चुरा लिया। अरे पढ़ लिख लेते प्रधानमंत्री जी, क्यों गांधी कैसे बने, उनके नाम के आगे गांधी कैसे लगा? तो जब प्रधानमंत्री जी इस तरह के वक्तव्य देंगे तो उनके प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो आपका टॉपिक है बिहार, इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति टोटल जाति आधारित राजनीति है। उसमें जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी नीति बदलनी पड़ेगी, अपनी काम करने की नीयत को बदलना पड़ेगा। और जो ये चाहते हैं, जिस तरह के हालात इन्होंने राजस्थान और हरियाणा का कर दिया, मध्य प्रदेश का कर दिया,
वो बिहारी हैं, वहां से राजनीति क्या पैदा दिक्कत होता आई है। है नीतीश कुमार को राजस्थान और हरियाणा में क्या दिक्कत है तहत सर? क्या है वो आप देखिए। नहीं, क्या दिक्कत, मतलब वहां तो सरकार अरे चल आप रही है। देखिए कि आज राजस्थान की क्या स्थिति है। चलेगा तो हर स्थिति में हाँ। चलेगा, हर हालात में आपको चलना है इस देश में। रो रो कर चलिए, हंस हंस के चलिए, अच्छा, चलना रो रो है। के चल रहा है, रो रो के चल रहा है। आप वो इनका जवाब दीजिए जिसका आप देता देना हूँ। चाह रहे थे। देखिए, ऐसा मैं है- हूं प्रशांत जी आपके पास। संविधान के हिसाब से हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब है कि जनता अपना नेता स्वयं चुनती है। ये जो गांधी फैमिली है वो तो स्यूडो मोनार्की है। आपने बोल रखा है कि ये ही पीएम बनेगा बस, और ये इनकी बहन पीएम बनेगी, तो इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ से हो गया बताइए मुझे। स्यूडो मोनार्की है, आपको पीएम चुनना है, इन दोनों में से ही चुनना है। तो क्यों? मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ कौन चुनता है प्रधानमंत्री कौन होगा? एक संसदीय कमेटी है ना, वो भी वही कांग्रेस में है, कुछ भी आके बोल देना है। यार पढ़ लिख करके आइए महाराज। बीजेपी में ऐसा नहीं है, आरएसएस में ऐसा नहीं है कि ये दो लोग ही होंगे, इनके बच्चे होंगे, इनके पोते होंगे। वहाँ एक फैमिली है, कहाँ से है डेमोक्रेसी? है ना इनको। मैं यही कह रहा हूँ, आरएसएस इनकी माता है, पिता है, सब कुछ आरएसएस है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ आरएसएस है और यहाँ एक गांधी का नाम है, गांधी का सोच है। और चलिए, इसका हाँ। अगर आपको आरएसएस से प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाके डालिए ना एप्लीकेशन कि ये गलत संस्था है। दिक्कत कहाँ पे है बताइए मुझे। हाँ, अनिल जी, इसका- देखिए, हाँ, ये अनिल जी, आगे कांग्रेस को क्या है कि कांग्रेस के पास किरण जी कोई हाँ, जवाब नहीं होता, तो कांग्रेस आरएसएस पे आ जाती है। कांग्रेस आरएसएस इस देश की भावना है, इस देश का विचार है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के कन कन में बसता हुआ आरएसएस है, जो विकसित भारत की बात करता है, वो देश के विकास की बात करता है और परिवार की बात नहीं करता है। तो आरएसएस को पहले समझिए, आरएसएस एक नशा है जो आपको चढ़ेगा नहीं और हमें उतरेगा नहीं। बस आ रही हूँ। मैं इनकी नैरेटिव बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। इनको जनता के बीच आके कुछ भी कह देना है और जनता के भावनाओं से ये खेलते हैं। ये सरदार सरोवर पे सरदार जी की प्रतिमा बड़ा बना करके ये नेहरू को छोटा करना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस सरोवर पे ये उसका पटेल जी की प्रतिमा बना रहे हैं बड़ा, नेहरू को छोटा करना चाहते हैं, उसका उद्घाटन ही नेहरू ने किया था। तो मैं कह रहा हूँ इनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इतिहास बदलने का प्रयास ये ना करें, देश को गुमराह ना करें और ये आरएसएस के चंगुल से देश को निकलना जरूरी है। हाँ, पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्री के साथ है और स्यूडो मोनार्की का मतलब हमें पता है। देखिए, कह रहे हैं कि आरएसएस ही है वो है। आरएसएस हमेशा कभी आप देखेंगे ना, अगर आप आरएसएस का लिटरेचर ही पढ़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब की किताबें हैं, वो हमेशा जातिवादी खिलाफ लिखते हैं। हाँ। वो देश के बारे में सोचते हैं, वो राष्ट्र की बात करते हैं, वो विस्तृत भारत की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। और वहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति जा करके ज्वाइन कर सकता है। और देखिए, मोदी जी जो है बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? उन्होंने करके दिखाया। जी, हाँ, अतुल जी। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक पिछड़े तबके से आता हूं। आप देश का प्रधान, सुन तो लीजिए, अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ कहा नहीं जाता, आप महसूस करेंगे और मैंने महसूस किया 2014 से। और आज हम 2026 की बात करें और मेरे साथ सभी युवा साथी हैं, जाति वैमनस्यता अपने पीक पर है। आप पाएंगे कि कभी दलितों ने कहा, कभी ठाकुरों के खिलाफ कहा गया। तो आप अगर, मैं भाई कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो हमारे टाइम आप कॉन्वेंट एजुकेटेड है, लेकिन बाकी जनता थोड़ी ना है। तो क्या जातिवाद और जाति समीकरण है? आप बताइए, इससे पहले कभी कोई घटना हुई कि किसी की जाति पूछकर, इस स्वतंत्र लोकतंत्र में कभी भारत में किसी की जाति पूछकर उसके साथ बदतमीजी की गई हो? डीयू जैसी संपन्न और समृद्ध यूनिवर्सिटी, कानून कब लाया गया? हाँ? वो तो SC? 80s के दशक में। तब क्या होता था जाति कि नहीं, उसको SC कानून है क्या? अब दूसरी बात ये कह रहे थे भाई साहब, मैं अब दूसरी बात पे आता हूँ मैडम। इसका जवाब तो दे दीजिए। SC कानून ये है कि जो दबे हैं, जाति वैमनस्यता, जातिवाद, जाति समीकरण, ये सब कुछ जो है बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं। अच्छा आप ये इसमें कोई मैं दो इनकी राय ही बात नहीं पे है। आता हूँ कि चलिए वो तब आए, क्या उसका दुरुपयोग नहीं हुआ? मिसयूज हुआ या हुआ है, नहीं? बिल्कुल इसका भी हुआ है। मिसयूज होगा तो इसीलिए तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मैडम। कोर्ट ने इसलिए तो स्टे लगा दिया। स्टे लगाया ना। आप जो लाने वाले लोगों में जो समिति थे, इस समिति ने कभी ये सिफारिश नहीं की थी कि ड्राफ्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधा कह देने से नहीं चलेगा। जो ड्राफ्ट में कभी कमेटी ने ये नहीं कहा था कि गलत शिकायत करने वाले को आप पनिशमेंट नहीं करोगे। इन्होंने उसको नहीं लिया है उस क्लोज में। और मैं फिर दूसरी बात पे आता हूँ आपको, मेरे भाई सुनिए इस बात को, कि जितने भी दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय दल है, कितना भी हल्ला कर लें कि वो उनका अध्यक्ष निर्वाचित रूप से आता है, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि अगर पिछले 5 सालों में या 7 सालों में किसी भी विरोधी दल में लगभग किसी दूसरे व्यक्ति ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया होगा अध्यक्ष के रूप में, तो इट मीन्स ऑल
गेम इज फिक्स्ड कि किसको आना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, कमोवेश वहां स्थिति पहले से ही तय रहती है कि अध्यक्ष किसको बनना है। तो वाकई में अगर डेमोक्रेसी की बात चल रही है, परिवार वाला तो नहीं रहता है ना, कम से कम बात बताइए बीजेपी ना, में मेरी एक परिवार बात वाला तो नहीं रहता है ना। अब अच्छा, मैं अगर इनसे ही बात की जाए और मेरे भाई अभी कह रहे थे कोई भी बन जाएगा, हाँ। ये कुछ नितिन नवीन जी की 5 ऐसी उपलब्धियां बता दे जो शिवराज सिंह चौहान जी जैसे हाँ। बड़े हाँ, तजुर्बेकार हाँ। लोगों के वजह होते हुए भी उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता और किसी को बना दिया किसी और को बना दिया जाता है, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, 2-3 बातें मेरे मित्र ने कहा कि जातिवाद की बात की, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में ये कहते हैं। हाँ। इस देश का एक्सीडेंटल एलओपी इस देश के लोकसभा में लोकतंत्र के मंदिर में ये कहता है, सरकार से पूछता है, सवाल करता है कि आप सवाल ये बताइए कि कितने ओबीसी और कितने एससी और कितने एसटी अधिकारी इस देश में हैं, कहां कौन सेक्रेटरी है, कौन डीजीपी है, ये पूछता कौन है? एलओपी पूछता है इस देश का, और लोकसभा के अंदर प्रश्न पूछता है सरकार से। तो निश्चित तौर पर सरकार तो जवाब देगी, पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान 19 में यह कहा गया है कि लोक पार्टी का अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, वो संविधान के तहत नियुक्ति होती है। और नितिन नवीन जी के ऊपर इन्होंने सवाल किया। साहब, नितिन नवीन जी 5 बार का विधायक है, वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, तेलंगाना के प्रभारी रहे, त्रिपुरा के सह प्रभारी रहे, और उन्होंने बिहार में मंत्री रहते हुए में काम किया है। उनकी उपलब्धियां हैं, उन्होंने सड़कों में काम किया है, उन्होंने भवन निर्माण में काम किया है। आप बिहार में जाकर देखिए। और ये नितिन नवीन जी को भी ये पता नहीं हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला हूं। ये अगर संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है प्रशांत जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। एक तो जो संजय जी ने इस बात का जिक्र किया, बिहार को जेडीयू के बिना बीजेपी शासित ही नहीं कर सकती, यानी कि जेडीयू की आवश्यकता है हर कदम पर, हर एक कोने में। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बड़ी सी प्रतिमा लगा करके आप जवाहरलाल नेहरू जी को जो है नीचा दिखाना चाहिए। हमेशा नेगेटिव वाली राजनीति क्यों है यहाँ पर, या सोच क्यों है कांग्रेस की? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि ये अघोषित विलय, जो मैं फिर उस पे आ रहा हूँ, ये अघोषित विलय है। और ये जी माने या ना माने, सब मान रहे हैं। अभी इस बात को कहना वो होगा कि भाई जल्दीबाजी होगी कि भाई बिना नीतीश के या बिना जेडीयू के बिहार में भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं कर सकती है, ये जल्दीबाजी होगी। रही बात दूसरी कि अगर यूजीसी की जो बात लगातार कर रहे थे, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यूजीसी बहुत बड़ा डेंट है। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट होगा कि ये डेंट कितना घातक होगा इनके लिए। इसको कवर करने के लिए नए नए मुद्दे समाज में ले आना, नए नए मुद्दे परोस देना, ये तो एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। और इसमें स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि भाई आरएसएस को दोष देने से बेहतर है कांग्रेस सेवा दल को सशक्त करे। तो आंतरिक जो मजबूती है इनकी पार्टी की, उसको ये सशक्त कर ही नहीं रहे। ये सवाल जवाब की मूर्ति लगा दिया, ये इनका अपमान है, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ आपने कहा जो नकारात्मक, सकारात्मक की ओर बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव की ओर बढ़ना चाहिए कि भाई आज समय कांग्रेस पार्टी को आगे लेना है। फ्रंट लाइन पे आपके नेता भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पूरे देश में सबको हाथ से हाथ मिला के सबसे जोड़ने का काम करते हैं। आप कार्यकर्ता हो कि आप यहाँ पे ऑफिशियली कह रहे हैं कि आरएसएस ये है, आरएसएस वो है। मैं कहता हूँ कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करिए। आरएसएस से पुरानी संस्था है कांग्रेस सेवा दल। एक दिल्ली में पार्टी शासन कर रही थी 2 बार से, अच्छा, क्लीन स्वीप करके आई दोनों बार। हाँ। तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चलती हुई सरकार, उसका मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, नौकरी, व्यवसाय। काम किया, शिक्षा के स्तर पे दिल्ली को कहाँ लेके आया, केरल के बाद लाकर दिल्ली को खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस सरकार के साथ क्या किया? आप बात नहीं कर सकती हैं, आप वही बोलेंगी जो केंद्र चाहता है। शिक्षा पे बात मत करो, देश को अशिक्षित रखो, ये इनकी सोच है। अच्छा चलिए, इसका जवाब आप दीजिए। मैं इस बात इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जनता ने ये मैंडेट दिया है ना, जनता ने उस सरकार को गिराया, और क्यों गिराया ये भी बताइए। किसी भी देश अच्छा, ये तो सिंपैथी गेन का भी एक तरीका हो सकता था ना, कि सिंपैथी गेन कर लेते, सिंपैथी गेन अरविंद केजरीवाल कर लेते। अरविंद केजरीवाल की झूठा लगाया, अभी आया, लेकिन सिंपैथी गेन भी तो किया जा सकता था ना। जनता उस पर वोट देती कि हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री धरातल पर इतना काम किया। एक मिनट सर, धरातल पे हमारे लिए इतना काम किया, शिक्षा में, रोजगार में और स्वास्थ्य में, तो फिर वो जिता करके ले आते हैं ना, जिता करके ले आते। अभी एक आतिश यही बनती है, कुछ दिन के बाद जब आ जाता नतीजा तो फिर बन जाते मुख्यमंत्री। भाई साहब, आपका वही सवाल है। हाँ। देखिए, इन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन में बात करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी। देखिए, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसके पैरामीटर होते हैं। अगर आप देखेंगे, भारत का जो जीडीपी है वो चौथे लेवल पे भारत आता है पूरे वर्ल्ड में। उसके पीछे ब्रिटेन है, ठीक है, और फ्रांस है, और जो है ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है। पर वो डेवलप्ड कंट्री, हमारा कंट्री भी डेवलप है। क्यों?
डेवलपमेंट की जब बात आती है तब तो पॉलिटिकल विल, स्किल और नॉलेज की हम बात करते हैं। हमारी जनता में उस लेवल की ना तो भी विल है, ना स्किल है, ना नॉलेज है कि इनको अपने राइट्स का ही नहीं पता। हमारी जनता में बहुत कम है, फंडामेंटल राइट्स का नहीं पता मैक्सिमम लोगों को। जब लोगों में वो जागरूकता समय के साथ आप देखिए इस पे काम क्यों नहीं करते हैं? अरे देखिए इकोनॉमिक बहुत डेवलपमेंट देर से नहीं हो रहा है। ये 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया ना, बात तो 70 साल, लेकिन अगर आप लोगों का 14 से 26 पहुंच गए इसको मैं- और आरएसएस की इतनी बड़ी संख्या, मैं पूरा- इतने कार्यकर्ता, नहीं मेरा सवाल, आपने तो जनता पे ही सवाल उठा दिए जिन्होंने आपको सरताज बना करके सत्ता पर जनता बिठाया। ने सरताज बनाया है, जनता को हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट दे रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हम अच्छे लेवल पे लेके आ गए हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम उनको पॉलिटिकली भी जो है वो करें, जानकारी दें, उनको जानकारी किरण जी, मैं अभी मेरे भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे। एक पिछली सरकार ने एक नियम बनाया था, राइट टू एजुकेशन, RTE। उसमें अभी यूपी के स्कूलों ने मना कर दिया कि हम EWS स्टूडेंट को अपने यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर ये पॉलिसी अमेंड नहीं हो पा रही तो उसके पीछे कारण आज से नहीं अमेंड हो पा रही है, पहले से भी नहीं हो पा रही है। मैंने पूरा मुहिम इस पे चला दिया था। गुड़गांव के एक एक्टिविस्ट, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रही हूँ, तो कब से नहीं हो रहा है? चौधरी जी ने चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। जनता को दोषी दे दिया चौधरी जी ने। दोष नहीं दिया मैंने। ये कैसा डेवलपमेंट है? इनकी किस व्यवस्था में कौन सा डेवलपमेंट है कि जनता को फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है? किस बात का तो विकास ही नहीं है, वक्त की कमी है यहाँ। मैं ये कहना चाह रहा था इनको कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, तब बच्चे से स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जब डेवलप हो गया तो खुद पढ़ लेंगे ना, वो अपने मुद्दे खुद उठा देंगे। ये 2014 से 26 तक में आप अपने ही चीज किए हुए कामों पर जो है पानी फेरते हुए दिखाई दे ले लीजिए, एक लाइन ले लीजिए, इकोनॉमी ये कहीं भी दिखाएं आंकड़ों में। मैं इतना जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए 54 लाख समथिंग कुछ करोड़ रुपया देश पे कर्ज था। आज 214 लाख करोड़ रुपया कर्ज देश पे है। वो तब है जब दही, दूध, छाछ, कफन तक पे ये GST ले रहे हैं जनता से, कफन पे टैक्स ले रही है। तब ये देश वो सरकार, वो प्रधानमंत्री गरीबी नहीं हटा पाए 70 साल में। आज बात होती है शिक्षा की, स्किल्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए, की कमी है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।